बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 20 फरवरी है। आज खबरों की भरमार है जो आपके सामने रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के हवाले से एक अहम दरख्वास्त दायर की है, उस पर बात करेंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंटेशन दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्या अदालत से सदा की, कौन से आइनी और कानूनी नुकात उठाए हैं उनके वकला ने। गोया आप कह सकते हैं कि उनके वकला ने जो आइनी और कानूनी नुकात उठाए हैं उसके मुताबिक उन्होंने एक लंका डाल दी है। फिर जाते जाते आपसे इस पर डिस्कस करूंगा मैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सियासी कमेटी बनाई थी इमरान खान साहब ने, उस सियासी कमेटी का आज इजलास था वो, और वो सियासी कमेटी टुकड़ों में बट गई। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, आप जिन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं, उनसे कल वज़ीर पाकिस्तान ने मुलाकात की है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक 7 रुकनी वफद भी उनसे मुलाकात के लिए आ रहा है। और सबसे जो आम खबर है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ दिया है। सबसे बड़ा रिलीफ, जस्टिस सरफराज डोगर जब से वो पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, लाहौर से उनकी ट्रांसफ़र करके उन्हें यहाँ लाया गया। पहली दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मतलब उनके सामने लगी, उसमें उन्होंने एक बड़ा रिलीफ दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस पर बात करेंगे कि वो रिलीफ क्या है और वो दरख्वास्त उनके सामने जो लगी थी वो क्या थी। उनके साथ सिंध से आए हुए एक और जज जस्टिस खादम सुमरो थे। ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ दिया है। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 से 27 नवंबर के बीच यहाँ पर जो कुछ हुआ, ये आप कह सकते हैं कि 24 नवंबर से पेशावर से एक लॉन्ग मार्च का काफ़िला चला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसने डी चौक आकर स्टे करना था। लेकिन जब फिर बाद में बहुत सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। शेर अफजल मरवज़ का कहना था कि उसको चुंगी नंबर 26 पर रुकना चाहिए था। इमरान खान साहब की हदायत वहाँ थी। फिर बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर उसकी काफ़िले की क़यादत करते हुए डी चौक के पास आए, लेकिन डी चौक से पीछे खैबर प्लाजा के करीब जहाँ से ब्लू एरिया स्टार्ट होता है, शुरू होता है, सेंटोरस और सेंटोरस से थोड़ा सा आगे करके वहाँ पर जो कुछ 24 और 26 नवंबर के बीच में हुआ उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त दायर की है। उसके हवाले से बात करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 24 से 27 नवंबर 2024 तक 26 नंबर चुंगी श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट डी चौक और ब्लू एरिया के CCTV फुटेज हासिल करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। 24 से 27 नवंबर 2024 के दौरान ज़ख्मी मरीज़ों की तादाद, नाम, तफसीलात और उनकी तफसीलात, फ़राहम करदा इलाज की मालूमात इंफॉर्मेशन फ़राहम की जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इस्तदा की गई दरख्वास्त में कि एहतजाज में मरने वालों के नाम, अमवात की वजूहात और पोस्टमार्टम और मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स की नकूल भी फ़राहम की जाए। आपको नाज़रीन पता है कि यहाँ पर जब 26 नवंबर की रात को ये पूरा एरिया, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, मेरे अक्ब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये जो फौरा भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरा एरिया 26 नवंबर की रात को इस तमाम एरियाज़ की लाइट्स बंद कर दी गई थी। जो डी चौक का एरिया, इसके सराउंडेड एरिया में तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर लाइट्स बंद की गई। उसके बाद ऑपरेशन किया गया था। ये कहा गया, नाज़रीन आपको पता है कि उस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही थी कि पिम्स में कितने लोग लाए गए जिनकी कैजुअल्टी हुई, और पॉली क्लिनिक में कितने लोग लाए गए जिनकी वहाँ पर कैजुअल्टी हुई, और कितने लोग इंजर्ड हुए। हमारे दोस्त मतीउल्लाह जान साहब को वहाँ से उठाया गया। मैं खुद पॉली क्लिनिक में गया था, वहाँ का डेटा भी शेयर किया था मैंने उस वक्त अपने व्लॉग में, और आपको बताया था कि वहाँ पर कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई। जो पॉली क्लिनिक ने उस वक्त अपने वो दी थी
उसके उस पर रीज़न भी लिखा था, जो लोग मरे थे गन शॉट के गन की गोलियां लगने से वो लोग मरे थे। लेकिन नाज़िबाद आपको पता है नाज़रीन कि वो सब कुछ दबा दिया गया था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके लिए आम दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा, अंसर कियानी और सोहेब अलियास के ज़रिए दरख्वास्त दायर की गई। नामालूम स्नाइपर्स शूटर्स की शनाख्त के लिए 24 से 27 नवंबर 2024 तक मुख्तलिफ इलाकों की CCTV फुटेज फराहम की जाए। यह दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ज़ख्मियों या मरने वालों की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करने वालों को गैर कानूनी हिरासत में ले लिया जाता है या झूठे मुकदमात की धमकियाँ दी जाती है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और शवाहिद कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश की गई, मगर तमाम तर कोशिशें नाकाम हुई। इसमें रोड़े अटकाए गए। हमें वो कानूनी शवाहिद नहीं दिए गए कि कितने लोग उसमें कितने लोगों की हलाकतें हुई, कितने लोग इंजर्ड हुए। हमने तमाम तर कोशिश की, जो इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, पिम्स हॉस्पिटल और सिटी हॉस्पिटल से, लेकिन वहाँ पर तमाम तर हमारी कोशिशें, जो पाकिस्तान का आइन जो हमें इसका हक देता है कि हम तमाम चीज़ें वो लें, लेकिन वो हमें नहीं लेने दी गई और उसमें रुकावटें डाली गई। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि हुकूमत और सरकारी इदारों से इंफॉर्मेशन हासिल करना हर शहरी का हक है। मज़कूरा मालूमात हासिल करना हमारा बुनियादी हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी हक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। आइन हमें हक देता है, हम कोई भी सियासी जमात बनाएं, किसी भी सियासी जमात में जाएं, किसी भी सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करें, लेकिन यहाँ पर हमें बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ारत दाखिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉलीक्लिनिक, मेडिकल सुपरडेंट सिटी हॉस्पिटल और DG सैफ सिटी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। नाज़रीन, ये दरख्वास्त बड़ी अहम दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि 24 से 27 नवंबर के बीच में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद D चौक में, चुंगी नंबर 26 से लेकर ब्लू एरिया, उसके बाद 0 पॉइंट, इस पूरे एरिया में जो कुछ हुआ उसकी CCTV फुटेज फराहम की जाए। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था कि इस तमाम एरियाज़ की CCTV फुटेज गायब कर दी गई थी। आपको ये नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, ये 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 2022 या 23 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहा सन, लेकिन जब उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया गया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिट दायरी ब्रांच में वहाँ की CCTV फुटेज गायब थी। वहाँ का जो सिस्टम था वो भी वो गायब किया गया। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक FIR दर्ज की जाए। नामालूम चोर CCTV फुटेज कैमरा लेकर गए, DRV सिस्टम लेकर गए, लेकिन अभी तक वो FIR दर्ज नहीं हुई कि नामालूम चोर कौन थे, कौन लेकर गए। अभी तक उस FIR का कोई पता नहीं चला। तो नाज़रीन, आपको ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त 49 पेजेस पर मुश्तमिल है। मुनीर मलिक, साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो वकील हैं, बड़े पाकिस्तान की चोटी के वकील हैं, इनके ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये इस्तदा की गई। दरख्वास्त में तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा की गई और उसके साथ साथ जस्टिस सरफराज डोगर को कायम चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम से रोका जाए। ये दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सरफराज डोगर को कायम चीफ जस्टिस की हैसियत से जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम चीफ जस्टिस है,
उन्हें इस हैसियत से काम से रोका जाए। ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को काम से न रोका गया तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। जजेस की ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दिया जाए। यह दरख्वास्त में कहा गया करार दिया जाए। सदर के आर्टिकल 200 के तहत इख्तियारात को आर्टिकल 175 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। करार दिया जाए नया हल्फ उठाने तक ट्रांसफ़र जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नहीं कहला सकते। जस्टिस डोगर का कायम चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन खिलाफ कानून करार दिया जाए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को सीनियरिटी लिस्ट दोबारा जारी करने की हदायत जारी की जाए। इसके साथ साथ ट्रांसफ़र जजेस को कोई भी इंतजामी या अदालती काम करने से रोका जाए। ट्रांसफ़र जजेस को काम से रोकने की अलग हुक्म इम्तरा के मुतफर्रक दरख्वास्त भी दायर की गई है। नाज़रीन, आपको पता है कि जस्टिस सरफराज डोगर का जब यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका तबादला लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ किया गया तो वहाँ पर उस वक़्त एक सीनियरिटी का इशू उठा कि सीनियरिटी जो थी वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उथल पथल हो गई थी। सीनियर प्यूनरी जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, उन्हें कायम चीफ जस्टिस या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब या जस्टिस तारिक जंगीरी, इन तीनों में से किसी ने एक ने चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन अब सीनियरिटी सारी उथल पथल हो गई है। जस्टिस मोहसिन कियानी गो के अभी भी सीनियर प्यूनरी जज हैं, उनके साथ तीसरे नंबर पर आ गए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो दूसरे नंबर पर थे, और जस्टिस मोहसिन कियानी की जगह ले ली है जस्टिस सरफराज डोगर ने जो लाहौर हाई कोर्ट से जिन्हें यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया। तो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी अब तीसरे नंबर पर चले गए हैं। ये तमाम तर सीनियरिटी उथल पथल हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक़्त के चीफ जस्टिस जस्टिस आमर फारूक के सामने रिप्रेजेंटेशन दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि जो आइन के आर्टिकल 196 और 200 के तहत जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तबादला किया गया उनका हल्फ उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। जस्टिस आमर फारूक ने उनकी रिप्रेजेंटेशन दरख्वास्त मुस्तरद करार दी थी। उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन आना था, जिस दिन उनका हल्फ था, उससे अगले दिन उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद करार दी और उसमें हिंदुस्तान के जजमेंट्स के बहुत सारी जजमेंट्स के हवाले जात दिए गए थे और कहा गया था कि हिंदुस्तान में ट्रांसफ़र तो रूटीन की चीज़ है जी, ये पाकिस्तान में भी होती है और सदर पाकिस्तान जो है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई इससे पहले इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई वाक़या नहीं हुआ था कि किसी हाई कोर्ट के जज का तबादला करके दूसरे हाई कोर्ट में भेजा जाए और वो बगैर हल्फ के काम जारी रखे। और एक जो सबसे अहम बात नाज़रीन वो ये, जैसा कि आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान की मंजूरी से वज़ारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जस्टिस सरफराज डोगर का एक्टिंग चीफ जस्टिस की हैसियत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 196, उसमें जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिखा हुआ था, कहीं नहीं लिखा हुआ था सीनियर प्यूनरी जज या सीनियर जज, कोई वर्ड्स नहीं लिखा हुआ था। यानी कि बाल्फाज दीगर आप कह सकते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने, सदर ने, वज़ारत कानून ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस सरफराज डोगर की जो हैसियत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनकी जो सीनियरिटी है उसे मतनाज़ा तस्लीम किया हुआ है, कंट्रोवर्शियल उसे तस्लीम किया हुआ है। उस नोटिफिकेशन में कहीं भी सीनियर प्यूनरी जज का जिक्र नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की है। अब ये एक आइनी तशरीह का मामला है और ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। अब इस दरख्वास्त दायर हुई, अब ये लगनी है आइनी बेंच के सामने। आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के लिए लाया गया। आपको नज़र पता है कि 26वीं आइनी तरमीम हुकूमत पाकिस्तान ने लाई थी, किन के कहने पर लाई थी? इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर 26वीं आइनी तरमीम लाई गई। 26वीं आइनी तरमीम लाने के बाद आइनी बेंच बनाया गया। आइनी बेंच के सदर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान और वो हुकूमत के नून लीग के पीपल्स पार्टी का वो बेंच है। तो इस बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जब दरख्वास्त लगेगी जो आइनी तशरीह की है, तो फिर वो आइनी तशरीह आप बेहतर समझ सकते हैं कि आइनी तशरीह कैसे होगी, क्योंकि आइनी बेंच की सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान
जो कि अक़वाम आलम के बेहतरीन जूरिस्ट हैं वो कर रहे हैं। और आज तक 4 माह होने को आए हैं, कोई एक भी जजमेंट इस आईनी बेंच ने नहीं लिखी। 1-1.5 सफ़े की जजमेंट इस आईनी बेंच ने लिखी है, उसके बगैर कोई इस आईनी बेंच ने जजमेंट नहीं लिखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने आज हम दोस्त बैठे हुए बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के सामने जो मिलिट्री अदालतों का केस लगा हुआ है, जिसमें सिविल ट्रायल के हवाले से वहाँ पर सवालात उठाए जा रहे हैं, बड़े जानदार किस्म के दलाइल वकला दे रहे हैं, लेकिन आईनी बेंच की जानिब से कोई भी सवाल आईनी और कानूनी नहीं उठाया जा रहा। सिवाय कि वह फलां हो गया, ये FBLE हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस इसके अलावा कोई आईनी और कानूनी सवाल नहीं उठाया जा रहा। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर के सामने 127 यानी 127 वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो 26 नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद से डी चौक से गिरफ्तार हुए थे, उनकी ज़मानत का केस लगा हुआ था। डिवीजन बेंच था, जस्टिस खादम सुमरो और जस्टिस सरफराज डोगर पर। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादम सुमरो पर डिवीजन बेंच ने उन 127 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्हें रिहाई का हुक्म दिया है, और साथ ये कहा है कि वो जाकर मुतलका जो दफातर है उनमें जाकर वो फाइल करें, दें कि ज़मानत इस बात की गारंटी दें कि आज के बाद वो इस तरह का कोई माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह के किसी जुर्म में वो मुलव्वस नहीं होंगे, ये कहा गया। बहरहाल 127 कारकुनान को बड़ा रिलीफ मिला है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादम सुमरो जो सिंध से लाए गए थे तबादला करके, उस पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने उन्हें रिलीफ दिया है। तो नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी थी, उस कमेटी का आज आम इजलास होना था। उस इजलास में ये तय करना था कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कि क्या हिकमत अमली बनाई जाए, लेकिन वो 11 रुकनी कमेटी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 2 हिस्सों में नहीं बल्कि 4-4 की हैसियत से आप कह सकते हैं टुकड़ों में तकसीम हो गई है, जिसमें इजलास में बर वक्त कायदीन के ना पहुँचने पर इजलास शुरू कर दिया गया। लेकिन इजलास में उसमें अली मोहम्मद ख़ान, साहबजादा हामिद रज़ा, रऊफ़ हसन दीगर का इंतज़ार करते रहे, लेकिन सलमान अकबर राजा, उमर अयूब, शेख वकास अकरम समेत कोई भी और इस इजलास में शिरकत नहीं कर सका। उमर अयूब की सरबराही में 11 रुकनी ये सियासी कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई थी, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। इस कमेटी में असद कैसर, शिबली फराज, जुनैद अकबर और मियाँ असलम इकबाल भी शामिल हैं, मगर 4 अरकान ने अलग अलग अजलास किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कमेटी आप कह सकते हैं कि टुकड़ों में तकसीम हो गई है। और इसके साथ जो मैंने खबर में जो इंट्रो में बताई थी खबर कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन का वफ्द, 7 रुकनी वफ्द अमामुल काज़ियान काजी रिया अफरीदी से मुलाकात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहा है। चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज कल वज़ीर आज़म से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, IMF के वफूद से और दीगर लोगों से मिल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से मैं तमाम लोगों से मुलाकातें कर रहा हूँ। बहरहाल वो वफ्द कल आएगा, उनसे मिलेगा, उनसे मुलाकात करेगा, उनके सामने अपने जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ चीज़ें रखेगा। तो उसमें देखते हैं कि क्या तय होता है। अलामिया आएगा तो फिर अलामिया आ जाएगा, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, यही खबरें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, आपके साथ शेयर की, उस पर मैंने अपना एनालिसिस भी दिया। ये हमेशा की तरह आप मेरी दुआ में रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादोबाद रखे, खुश रखे। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टेली का बटन भी दबाइएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, इस इल्तमास के साथ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।